ना करे वो 370 को वापस लाएंगे। ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। जमी पर कहीं जन्नत का दीदार होता है तो वो कश्मीर की वादियों में बार बार होता है। हर मंजर यहाँ खुदा की एक तस्वीर है। कश्मीर सच में धरती पर जन्नत की तदबीर है। दोस्तों, कश्मीर भारत का वो हिस्सा जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी जटिल राजनीति के लिए भी जाना जाता है। वही कश्मीर हाल ही में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। चुनावी दौर के बाद कश्मीर में एक नई राजनीतिक हवा चल रही है जो न सिर्फ भारत की राष्ट्रीय राजनीति को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को भी प्रभावित कर रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्टिकल 370 की बहाली, जिसे हटाए जाने के बाद से ही कश्मीर की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के परिणामों ने एक जटिल राजनीतिक चित्र प्रस्तुत किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सभी 90 सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जीती, कांग्रेस ने 6 सीटें जीती, महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीती, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 3 सीटें जीती, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी ने एक सीट जीती, जबकि 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। यहां आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार 8 अक्टूबर 2024 को कहा था कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे, जिनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। इंपॉर्टेंट यह है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद आर्टिकल 370 की बहाली होगी या नहीं होगी, यह पूरे देश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है। और आज के फोकस ऑफ फ्रंटलाइन के इस एपिसोड में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला व महबूबा मुफ्ती यह दोनों परिवार पहले से ही भारत विरोधी और पाकिस्तान स्पॉन्सर माने जाते हैं और अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो इस बार चुनाव आर्टिकल 370 की बहाली वाले मुद्दे को लेकर ही लड़ा, जो कि उनके मैनिफेस्टो का मुख्य मुद्दा था। अब आप खुद सोचिए, केंद्र में जो पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार है वह आर्टिकल 370 को हटाने के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है और मोदी सरकार ने 2019 में इस आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया, जबकि 2024 में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस इस आर्टिकल 370 की बहाली को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती है और 42 सीटों से इस चुनाव को जीत भी जाती है। अब आप खुद सोचिए कि क्या यह भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं है क्या? अब दोस्तों, आर्टिकल 370 आखिर है क्या, इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ तब जम्मू और कश्मीर एक स्वतंत्र रियासत था। उस समय महाराजा हरि सिंह यह निर्णय ले ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें एक स्वतंत्र रियासत के रूप में रहना है या फिर किसी देश के साथ विलय करना है। परंतु इस समय पाकिस्तान समर्थित मुजाहिदीन कश्मीर पर हमला कर देते हैं, जिससे बचने के लिए महाराजा हरि सिंह ने इसे भारत के साथ मिलाने का निर्णय लिया। लेकिन महाराजा हरि सिंह ने उस समय कुछ विशेष शर्तें रखी थी, जिनके आधार पर अनुच्छेद 370 का निर्माण हुआ, जिसके अंतर्गत भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने का निर्णय लिया, जिसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान की कई धाराओं से छूट प्राप्त होती थी, जैसे कि जम्मू और कश्मीर की अपनी संविधान सभा थी जो राज्य के लिए अपने नियम बना सकती थी और भारत सरकार व भारतीय संसद केवल रक्षा, विदेश नीति और संचार के मामले में हस्तक्षेप कर सकती थी। अन्य सभी निर्णय जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार के हाथ में थे। अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू और कश्मीर की अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे। भारत की संसद के पास सीमित अधिकार थे और राज्य के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त हुआ करते थे, जैसे कि गैर कश्मीरी लोग राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते थे।
दूसरा, अनुच्छेद 370 की वजह से राज्य में बाहरी निवेश सीमित था क्योंकि गैर कश्मीरी कंपनियों को जमीन खरीदने और व्यापार करने में कठिनाई होती थी। इससे राज्य के विकास की गति धीमी रही और रोजगार के अवसर भी सीमित हो गए। तीसरा, अनुच्छेद 370 के मुताबिक रक्षा, विदेश मामलों, वित्त और संचार को छोड़कर बाकी मामलों में कानून बनाने के लिए भारत की संसद को जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। चौथा, अनुच्छेद 370 के तहत भारतीय संसद राज्य की सीमाओं को बढ़ा या घटा नहीं सकती थी। पांचवा, अनुच्छेद 370 के तहत केंद्र सरकार को राज्य में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का भी अधिकार नहीं था। छठा, अनुच्छेद 370 के तहत राज्य सरकार को अपना खुद का संविधान बनाने का अधिकार नहीं था। और सातवां कि अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीरी महिलाओं को गैर कश्मीरी से शादी करने पर राज्य में जमीन और संपत्ति की मालिकी का अधिकार नहीं था। दोस्तों, आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर की विशिष्ट संस्कृति और पहचान अनुच्छेद 370 के तहत संरक्षित थी। राज्य के निवासियों को अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को बचाने का विशेष अधिकार मिला था। इस वजह से कश्मीर एक विशिष्ट सांस्कृतिक केंद्र बना रहा, परंतु इसे हटाने को लेकर सरकार का तर्क था कि अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय संघ का पूर्ण अंग बनने में बाधा डाली हुई है। यह विकास को बाधित कर रहा था और राज्य में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद राज्य सरकार ने दावा किया कि यह राज्य में शांति और समृद्धि लाएगा। दोस्तों, कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, आज एक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। भारत की आज़ादी के समय से ही कश्मीर एक विवादास्पद क्षेत्र रहा है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस धरती पर अपना अधिकार जताते हैं। आज के समय में कश्मीर सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक, धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको मेरी इस वीडियो को देखकर मिल जाएगा, जिसमें यह विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार कश्मीरी लोग 3600 किलोमीटर दूर लेबनान में हुई हसन नसरुल्लाह की मौत पर कैसे आंसू बहा रहे हैं। आप इस वीडियो को ऊपर लिंक पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, कश्मीर में धारा 370 के हटने के बाद हालात और भी जटिल हो गए हैं। मोदी सरकार ने 2019 में इस धारा को हटाकर जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया था। इसके बाद से ही कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, टारगेट किलिंग बंद और आतंकवादी घटनाओं में इजाफा देखा गया है। लेकिन क्या यह कदम मोदी सरकार के लिए राजनीतिक और जीत साबित होगा या नहीं होगा? अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की कश्मीर की नीति की। मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने को एक ऐतिहासिक फैसला बताया, जिसे उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता से जोड़ा। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में भी यह प्रमुख मुद्दा रहा और इसके जरिए उन्होंने अपनी राष्ट्रवादी छवि को और अधिक मजबूत किया। लेकिन क्या यह फैसला कश्मीर में शांति लाने में कामयाब हुआ? जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बेरोजगारी, आर्थिक संकट और बढ़ती आतंकवादी घटनाएं सामने आई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत को कई सवालों का सामना करना पड़ा है, खासकर पाकिस्तान के द्वारा। इसके अलावा कश्मीर के स्थानीय नेता जैसे महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने खुलकर इस कदम की आलोचना की है और कहा है कि यह कश्मीरियों की भावनाओं को नज़रअंदाज करता है। तो क्या मोदी सरकार कश्मीर को सही दिशा में ले जा रही है या यह कदम उल्टा पड़ रहा है? दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर का राजनीतिक परिदृश्य हमेशा से ही भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता आया है। हाल के चुनाव के बाद इस क्षेत्र में नए राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया के खत्म होने के बाद जनता की उम्मीदें, नेताओं की रणनीतियां और राष्ट्रीय दलों की नई प्राथमिकताएं सब कुछ बदलती दिख रही हैं।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में हाल ही में हुए चुनावों ने एक नया राजनीतिक परिदृश्य तैयार किया है। यह परिदृश्य न केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान की भूमिका ने तो इस मुद्दे को और भी अधिक जटिल बना दिया है। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जिस दिन जारी किया, उसी दिन कुछ गारंटी मैनिफेस्टो के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान को दी थी। इसमें से एक गारंटी थी कश्मीर में दोबारा 370 को लागू करना, और आज पाकिस्तान ने 370 वाली गारंटी पर अपना भरोसा जता दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा कि कश्मीर में 370 पर पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों का रुख एक है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो घाटी में 370 दोबारा लागू हो सकता है। ऐसा मेरा सवाल आपसे ये है, अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को खत्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो क्या वाकई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 पर वही सोचती है जो पाकिस्तानी सरकार और सिस्टम का प्लान है? इंजीनियर राशिद, जो कि आज भी कश्मीर में एक बड़ा नाम है, उन्होंने तो एक अलग ही थ्योरी सुना दिया है। उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर अब्दुल्ला सरकार ने जो कश्मीरी लोगों से जो वादे किए हैं, उन्होंने उन वादों को मैच फिक्सिंग करार दिया है, जिसे मोदी और अब्दुल्ला परिवार ने मिलकर कश्मीर के खिलाफ किए हैं। आप खुद सोचिए उन्होंने क्या बोला। साहब ने निकलने के बाद कहा कुछ नहीं हटेगा, उसके बाद हट गया और फारूक साहब, उमर साहब सबको गेस्ट हाउस में रखा गया, इसके ICC में रखा गया। 99% लगता है कि उमर साहब, फारूक साहब, इनको दे वर ऑन बोर्ड। इनसे पूछ के मोदी जी ने 370 हटाया था। ये सारा एक मैच फिक्सिंग था। और जब NCA पावर में आई है तो उमर साहब ने अब 370 से दामन पिछाड़ दिया है। खैर, अभी तो उनकी बात पर मोहर लगती नजर आ रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने अभी आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर किए गए वादों को अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उनका कहना है क्योंकि अभी केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए आर्टिकल 370 नहीं हटेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम 370 पर खामोश रहेंगे या 370 हटा हमारे लिए अब मुद्दा नहीं रहा, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि मैंने बार बार लोगों से कहा है कि हम इस इलेक्शन से पहले भी उन लोगों से उम्मीद करना, जिन लोगों ने 370 हमसे लिया है, हम उनसे ही वापस हासिल करेंगे, वह बेवकूफ़ी है। वह लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदलेगा और ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठकर इस मुद्दे पर बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। चलिए उनके बयान को भी सुनते हैं। हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है इस इलेक्शन से पहले भी कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है, वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि आर्टिकल 370 है क्या, इसका
क्या इम्पैक्ट है कश्मीर पर। अब दोस्तों कश्मीर में यह धारा 370 हटेगी या नहीं हटेगी या फिर कब हटेगी, इसका जवाब वक्त देगा। परंतु मेरा अनुमान है कि इस संबंध में जितनी भी खबरें चल रही हैं उन सभी का जवाब बड़े संक्षिप्त रूप में मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वह आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को वीडियो के बारे में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।